एक बार आपका कल की कोचिंग सेंटर में दोबारा से स्वागत है। आगे की टॉपिक को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो चैप्टर का नेम ही है। और हम पिछली क्लासों में आवेश के बारे में समझे हैं, पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में समझे हैं और कूलाम का नियम समझे हैं। आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आइए समझते हैं इस बात को। तो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले हम कोई एक आवेश लेते हैं। अच्छा, मैंने कोई एक आवेश ले लिया और एक दूसरा भी आवेश ले लिया। इसे कैपिटल क्यू कह देता हूँ, इधर लेता हूँ इसे कैपिटल क्यू और इधर स्मॉल क्यू। तो आपने कल सीखा था कि दो आवेशों के बीच एक बल लगता है। कितना लगता है वो कूलाम साहब ने बताया था, लेकिन एक फोर्स लगता है। आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण होता है, वो हम फर्स्ट क्लास में ही समझे थे। अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये एक आवेश है और एक दूसरा आवेश है, और इस आवेश के नज़दीक में अगर हम ये आवेश रख दें तो इस पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा। एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम समझते हैं। अब वो एग्जाम्पल ढंग से आपको समझना है कि मैं एक एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूँ जो आपने देखा है। जैसे कि हम लोग चुंबक को जानते हैं अच्छी तरीके से, चुंबक हमने देखी है, उसके गुणों को बारे में भी हमने देखा। अगर चुंबक के पास आप कोई लोहे का टुकड़ा रख दें या कोई अन्य चुंबक रख दें तो वो उसे चिपका लेगी, लेकिन इस लोहे के टुकड़े को थोड़ी सी ज़्यादा दूरी रख दें तो फिर ये उसे नहीं चिपका पाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस चुंबक की एक निश्चित रेंज है, एक निश्चित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ही इस लोहे के टुकड़े या अन्य चुंबक को ये क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। अगर उस रेंज से आप इसे उस क्षेत्र से बाहर रख दें तो ये उसे आकर्षित नहीं करेगा। तो उस रेंज को मैं मान लेता हूं कि चलो ये एक चुंबक की रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आप किसी भी अन्य लोहे के टुकड़े या अन्य चुंबक को आप रखेंगे तो ये उसकी ओर खींची चली जाएगी। तो ये एक क्षेत्र बन के तैयार हो गया। ये चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र है, इसलिए इसे हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन आप यहाँ से बात क्या समझ पाए कि सर हमारे पास एक चुंबक थी, उस चुंबक के चारों ओर का वह एरिया, एक ऐसा एरिया जिसमें या तो हम लोहे का टुकड़ा रखें या अन्य चुंबक रखें, दोनों ही कंडीशन में उस पर एक क्या लगना चाहिए, बल। वो खींचनी चाहिए, प्रतिकर्षित होनी चाहिए नॉर्मली। तो उस क्षेत्र को ही हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने भी ये चीज़ें देखी है, मैंने आपको समझाया। उसी प्रकार आप समझें कि मेरे पास ये एक आवेश है और इसके नज़दीक अगर मैं एक दूसरा आवेश रखूं तो ये इस पर बल लगाएगा। अब बल दो तरीके का, या तो इसे खींच सकता है या इसे प्रतिकर्षित कर सकता है। अगर अपोजिट प्रकृति की हुई तो खींच लेगा, समान प्रकृति की हुई प्रतिकर्षित कर देगा। लेकिन इसका भी एक निश्चित एरिया होगा, इस आवेश का भी। जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे मेरे पास ये कैपिटल क्यू आवेश है और इसका एक निश्चित एरिया है। अगर इस निश्चित एरिया में आप आवेश रखेंगे तो ये इस पर बल लगा पाएगा। अगर इस आवेश को इससे बाहर रख दिया तो ये बल नहीं लगा पाएगा। तो इस निश्चित एरिया को, इस निश्चित क्षेत्र को ही हम कहते हैं इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। क्या? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। तो हम इतनी बात में ये बात समझ पाए कि सर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो आवेश की वजह से उत्पन्न होता है, और आवेश के चारों ओर के ही एक निश्चित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें एक स्पेशलिस्ट ये आई कि आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, लेकिन वो चारों ओर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, तो हम कह पाएंगे सर, हम ये चेक कर पाएंगे सर उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई दूसरा आवेश रखें, उस दूसरे आवेश पर बल लगना चाहिए। अगर बल लग रहा तो हम कह देंगे वो वैद्युत क्षेत्र है, और अगर बल नहीं लग रहा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अर्थात हम परिभाषा के पदों में कहना चाहें तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई अन्य आवेश रखें तो उस अन्य आवेश पर एक वैद्युत बल का अनुभव होना चाहिए। अगर वैद्युत बल का अनुभव नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसकी बात की, मैंने यहाँ रखा तो ये वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा, इसका मतलब इस आवेश का यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र नहीं पहुँच रहा। तो आपको बड़े ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया कि सर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो आवेश की वजह से उत्पन्न होता है। आवेश के चारों ओर का एक निश्चित एरिया जिसमें हम अन्य आवेश को रखें तो अन्य आवेश पर वो बल लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा तो वो वैद्युत क्षेत्र नहीं हो, लग रहा तो वो एरिया वैद्युत क्षेत्र है। ये हम चेक कर पाए, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझ पाए। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई अन्य आवेश रखें तो उस पर एक क्या लगना चाहिए, बल। बल का अनुभव होना चाहिए। अगर बल का अनुभव नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र
नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और एक पॉइंट को और समझते हैं। अभी हम केवल वैद्युत क्षेत्र के बारे में जान पाए कि एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अभी एक अगला टॉपिक समझते हैं जो इससे ही रिलेटेड है, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे से कन्फ्यूज़न है, वो यहाँ से दूर हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं कहने का अर्थ ये हुआ कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। कैसे प्रदर्शित करती हैं आइए समझते हैं। मेरे पास ये कोई आवेश है, ये आवेश, अब मैं इसके थोड़े से गुणों के भी बारे में चर्चा कर ले रहा हूँ हल्की हाली। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो निकलती हुई प्रतीत होती हैं या निकलती हैं, और अगर मेरे पास कोई माइनस क्यू चार्ज है तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। अब आपको अभी आंसर मिलेगा कि सर ये वैद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करती है। जैसे कि अभी हमने जाना था कि अगर हमारे पास कोई आवेश है तो उसके चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब समझें भाई, अगर मेरे पास आवेश है तो अगर पॉजिटिव है तो उसमें से वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, और अगर माइनस है तो उसमें वैद्युत बल रेखा क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। अगर मेरे पास ये आवेश है Q, मान लो पॉजिटिव है, तो यहाँ वैद्युत बल रेखा दूर की ओर होंगी, निकलेंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं जितने एरिया में फैली होंगी और जितनी दूरी तक फैली हुई होंगी, उस एरिया को, उस दूरी को ही बेटा हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसलिए मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कौन करता है, तो वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल रेखाएं। अर्थात आवेश के चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूरी तक फैली हुई होंगी उस दूरी को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो कहने का अर्थ है वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो आवेश से निकलती हैं, पॉजिटिव है और माइनस है तो आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, अर्थात आवेश के ही एक गुण को प्रदर्शित करती हैं। और ये जितनी दूरी तक फैली हुई होती हैं उतनी ही दूरी में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू अधिक होगा, और ये कम से कम है तो वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब ये भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर आवेश का वैल्यू अधिक है तो वैद्युत बल रेखा ज़्यादा होंगी, और वैद्युत बल रेखा ज़्यादा होंगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। अब इसी वैद्युत बल रेखाओं के हम गुणों को समझते हैं कि वैद्युत बल रेखा के गुण क्या हैं। अगर हम समझ गए कि वैद्युत बल रेखा क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। कैसे करती हैं ये भी समझ पाए। अब हम इनके गुण को समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास एकल धनावेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और अनंत पर जाके समाप्त होंगी। और अगर आपके अनंत का मतलब हमें पता नहीं कितनी दूरी, लेकिन जितनी दूरी में फैली हुई होंगी उतनी में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। माइनस क्यू का मतलब उसमें अनंत से वैद्युत बल रेखा स्टार्ट होकर और इसमें क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। दूसरा पॉइंट हम जान लें कि सर अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और ये निकट रखें तो वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलकर किस में प्रवेश करेंगी, माइनस में प्रवेश करेंगी। अर्थात वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन प्लस से किधर की ओर होगी, माइनस की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। तो एक और बात अगर हम समझे, अगर हमसे कोई पूछता है कि वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होती है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस से किधर की ओर होती है, माइनस की ओर होती है। तो वैद्युत बल रेखाओं की ये गुण मैं बता रहा हूँ आपको कि एकल धनावेश और एकल ऋणावेश अगर दोनों निकट रखे हैं तो क्या है। एक महत्वपूर्ण गुण को हम समझते हैं, थर्ड पॉइंट, एक गुण को महत्वपूर्ण गुण है वो उसका, मान लो ये किसी आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं हैं। और एक और बात अभी मैंने समझा, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी वैद्युत बल रेखाएं ही प्रदर्शित करेंगी। अच्छा समझते हैं, मेरे पास ये एक वैद्युत बल रेखाएं हैं, जैसा कि अभी हमने जाना कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी वैद्युत बल रेखा ही देंगी। अब कैसे देंगी वो इस थर्ड पॉइंट को हम समझते हैं। यदि मेरे पास कोई एक वैद्युत बल रेखा है
और अगर हम इस वैद्युत वक्ररेखा के किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं तो उस पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, अर्थात एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यह स्पर्श रेखा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र को वैसे ई से व्यक्त करते हैं, वो हम आगे अभी समझाएंगे। तो हमने अभी जाना थर्ड पॉइंट में कि सर वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत वक्ररेखाएं प्रदर्शित करती हैं, तो वैद्युत वक्ररेखाओं की डायरेक्शन ही प्रदर्शित करेगा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत वक्ररेखा ही है। अगर आप हैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वही आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा देगा। अगर मैं यहाँ जानना चाहूँ तो यहाँ एक टेंजेंट खींचिए तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो थर्ड पॉइंट में ये समझे कि किसी भी वैद्युत वक्ररेखा पर अगर हम एक टेंजेंट खींच दें किसी बिंदु पर तो वो उसके बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। आगे के फोर्थ पॉइंट को हम जानते हैं। फोर्थ पॉइंट एक बहुविकल्पी में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न है, वो ये है, क्या दो वैद्युत वक्ररेखा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, अर्थात क्या दो वैद्युत वक्ररेखा कभी भी एक दूसरे को काट सकती हैं। तो जानते हैं कारण सहित इसका आंसर क्या है, हाँ या ना, दोनों को कारण सहित जानेंगे। अगर मैं ये कहूँ हाँ तो क्यों, और अगर मैं ये कहूँ कि ना तो क्यों, तो जानते हैं। अभी मैं मान लूँ कि दो वैद्युत वक्ररेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट अर्थात प्रतिच्छेद करती हैं। अब क्यों करती हैं जानते हैं, कह रहा हूँ मैं ऐसे। अच्छा, अब एक बात समझो कि अगर दो वैद्युत वक्ररेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा। अगर मैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना चाहूँ तो ऊपर वाला पॉइंट ध्यान रखो कि इस बिंदु पर एक टेंजेंट खींच लो, तो एक टेंजेंट इधर खींच गई। अच्छा, एक वैद्युत वक्ररेखा ये, एक वैद्युत, तो इस पर भी एक टेंजेंट आप खींच सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो गई, दो। और जबकि हम समझ सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही हो सकती है, दो कैसे हो सकती है जब वैद्युत क्षेत्र ही एक ही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर दो वैद्युत वक्ररेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर करती तो फिर एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती, जो कि संभव नहीं है। तो हम ये पॉइंट को समझे। फर्स्ट पॉइंट हम समझे कि धनावेश से वैद्युत वक्ररेखा निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती है। पास रखे हों तो धन से निकलकर माइनस में प्रवेश करती हैं। दिशा के बारे में समझे और ये समझे कि दो वैद्युत वक्ररेखा अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसे करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तीसरे पॉइंट को हम समझते हैं, यदि वैद्युत वक्ररेखा एक दूसरे को समांतर हैं तो इसका अर्थ क्या है। आगे इसका यूज होगा इसलिए मैं बता देता हूँ। यदि दो वैद्युत वक्ररेखा एक दूसरे को समांतर हैं तो इसका मतलब क्या है। आप बताइए, वैद्युत वक्ररेखाओं की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और इन पर टेंजेंट जो खींच दें वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होता है। अगर मैं इस बिंदु पर एक टेंजेंट खींचूँ तो वो टेंजेंट इसी डायरेक्शन में होगी। अगर मैं इस बिंदु पर एक टेंजेंट खींचूँ वो भी इसी डायरेक्शन में, अगर इस पर खींचूँ वो भी इसी डायरेक्शन में, इस पर खींचूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि हर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर वैद्युत वक्ररेखा एक दूसरे के समांतर हैं तो वैद्युत जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, चूंकि डायरेक्शन इनकी क्या निकल के आ रही है, सेम निकल के आ रही है। तो ये वैद्युत वक्ररेखाओं के गुण हैं। जहाँ हमने समझा कि एकल धनावेश एकल ऋणावेश दो निकट रखे हों तो क्या होगा, ये रखे हों। एक महत्वपूर्ण पॉइंट को और समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सर वैद्युत वक्ररेखा धन से निकलकर वो किस पे जा रही है, ऋण पर निकल के जा रही है, धन से निकलकर ऋण में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर जाके ये खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि सर वैद्युत वक्ररेखाएं जो हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र, वक्र मतलब इस तरीके की लाइन को वक्राकार लाइनें कहते हैं। तो खुला वक्र बनाती हैं। अभी हम 7वें 8वें चैप्टर पर जाके जब मैग्नेटिक यूनिट पढ़ेंगे तो हम वहाँ समझेंगे कि चुंबकीय वक्ररेखाएं जो हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। हाई स्कूल लेवल में आपने पढ़ा भी होगा कि एन ध्रुव से निकलकर एस में जाती है, फिर एस से किस में आ जाती है, एन में। तो देखो वहाँ पर जो वक्र बनता है वो बंद वक्र बनता है, लेकिन यहाँ पर कैसा वक्र बनता है, खुला वक्र बनता है। तो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय वक्ररेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोगों ने वैद्युत वक्ररेखाओं के गुण को ढंग से जाना कि एक्चुअल में वैद्युत वक्ररेखाओं के गुण क्या होते हैं। और भी पॉइंट है वैसे तो वैद्युत वक्ररेखाओं के कि यदि कोई भी बॉडी है तो उसमें जो अगर उस बॉडी पर चार्ज है तो उसमें जो वैद्युत वक्ररेखाओं की जो डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर तो वैद्युत वक्ररेखाओं की डायरेक्शन उसके अविलंबवत होगी। किस तरीके से होगी, उस पर अविलंबवत होगी।
इनके कार्ड भी जानेंगे, क्यों अविलंबवत होगी, क्या होगी। ठीक है, अभी हम इनके गुणों के बारे में समझ पा रहे हैं कि सर वैद्युत रेखाओं क्या होती हैं। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और ये जितनी दूरी में फैली हुई होती हैं उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत रेखाओं के गुण क्या हैं, ये हमने समझा कि सर वैद्युत रेखा खुला वक्र बनाती हैं। अगर वैद्युत रेखा समांतर हो तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दो वैद्युत रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो संभव नहीं है, एकल धनावेश और एकल ऋणावेश। तो ये चीज़ों को हमने जाना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे और एक अच्छे से टॉपिक को और पढ़ाएंगे जो इसी से रिलेटेड है। तो अब हम नई टॉपिक को पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक आवेश है और आपको अभी ये पता चल गया है कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखें तो वो बल का अनुभव करे तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस आवेश से वैद्युत रेखा निकलती हैं, उतने ही एरिया को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अगर आप अन्य आवेश रख दोगे तो इस आवेश को जो जोड़ने वाली चीज़ होती है वही वैद्युत रेखा ही होती है। इसी वजह से इस पर एक फोर्स क्रिएटेड होता है पॉजिटिव, और दोनों सेम हैं तो प्रतिकर्षण और दोनों अलग अलग हैं तो आकर्षण। अच्छा, ये वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम जान चुके हैं। तो मेरे पास ये कोई चार्ज है, इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब एक बात आप गौर से समझें कि सर मैं इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक अन्य आवेश रखूं, एक मैंने परीक्षण आवेश, इस परीक्षण आवेश के बारे में हम समझेंगे। मैंने कोई एक अन्य आवेश परीक्षण आवेश रखा Q0, मैंने एक परीक्षण आवेश रखा Q0। तो आप बताओ इस वैद्युत क्षेत्र में ये मैंने एक अन्य आवेश रखा तो इस पर एक बल लगेगा, तो ऑफकोर्स बिल्कुल बल लगेगा। ये बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, वो इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, सिंपल सी बात ही है। अच्छा, इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स लग रहा वो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा। तो सबसे पहले इस तीव्रता का अर्थ समझे। वैद्युत क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। तीव्रता का अर्थ क्या है, तीव्रता का अर्थ यह है कि उस वैद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की कितनी क्षमता है, वो प्रदर्शित करता है तीव्रता, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब वैद्युत क्षेत्र में कितनी ताकत है, एक तरीके से वो अन्य आवेश पर कितना फोर्स क्रिएटेड कर सकता है, इसका अर्थ है तीव्रता। मतलब समझो इसका, तब थ्योरी भी आपको कंप्लीटली समझ में आएगी। तो तीव्रता का मतलब ही क्या है कि वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें हम अन्य आवेश रख रहे हैं, उस पर फोर्स कितना लग रहा, वो फोर्स अर्थात उसकी क्षमता कितनी है, वो बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम ई से ही व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अभी हमने जाना कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश रखें तो उस पर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को ही बताने के लिए तीव्रता का मतलब, तीव्रता का अर्थ वही है कितना फोर्स लग रहा है। इसीलिए इस E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0। E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F/Q0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से आप परिभाषा कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सर किसी वैद्युत क्षेत्र में एक हमारे पास परीक्षण आवेश Q0 अगर हम रख दें तो इस पर एक फोर्स लगेगा। लगने वाले इस फोर्स तथा इस परीक्षण आवेश के ही अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक अब मतलब समझते हैं इसका क्या है। अब सबसे पहले इस परीक्षण आवेश को हम समझ लें कि परीक्षण आवेश का मतलब क्या है। तो परीक्षण आवेश का मतलब है एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण बहुत कम है, जिसका परिमाण कैसा है, बहुत कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं परीक्षण आवेश का वैल्यू यहाँ पर एक ऐसा आवेश ले लूँ जिसका वैल्यू बहुत अधिक है, तो ये जो आवेश है वो इस आवेश को इफेक्ट करने लगेगा। अभी ये इस पर बल लगा रहा और अगर ये मैंने ज़्यादा ले लिया तो ये भी इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगाने लगेगा। तो ये इस वैद्युत क्षेत्र को डिसबैलेंस कर सकता है, अर्थात हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे, इसके वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
तो इस वजह से हम एक ऐसा आवेश लेना चाहते हैं जिसका परिमाण बहुत कम हो, और जब परिमाण बहुत कम होगा तो इसके ये वैद्युत क्षेत्र पर इफेक्ट नहीं डालेगा, और जो हम अध्ययन करना चाहते हैं, जो हम स्टडी करना चाहते हैं, वो अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो आप परीक्षण आवेश का मतलब समझे। अभी मैं एक और बात आपको समझाता हूँ कि परिभाषा को याद मत रखो कि F/Q0 से आप परिभाषा बना लो, कोई मतलब नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ समझिए। वैद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश के चारों ओर का हुआ क्षेत्र जिसमें हम अन्य आवेश रखें तो वो हल्का अनुभव करें, उसकी तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र में जो अन्य आवेश रखा गया है उस पर फोर्स कितना क्रिएटेड हो रहा है, वो फोर्स। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला किस तरीके से क्रिएटेड हुआ, तो जैसे कि मैं मान लूँ कि मेरे पास 1 कूलाम आवेश है और 1 कूलाम आवेश पर फोर्स कितना क्रिएटेड हो रहा है, F। तो इसका मतलब पर कूलाम पर F फोर्स क्रिएटेड हो रहा है। यही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो मैंने बताया कि तीव्रता का मतलब फोर्स कितना क्रिएटेड हो रहा है, इस पर कितना लग रहा। तो मैंने देखा कि पर कूलाम पर कितना फोर्स लग रहा है, F, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे किससे व्यक्त करते हैं, E से। तो इसका मतलब E का मान F के बराबर होगा कब, जब आवेश का मान कितना हो कि 1 कूलाम। 1 की जगह Q0 लिया है तो इसलिए हम क्या कह देंगे सर, E बराबर F/Q0। तो आप दूसरी तरीके से परिभाषा भी कह सकते हैं सर, एक किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले फोर्स को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखो इस वर्ड से ही परिभाषा निकल के आ रही है कि इसका एक्चुअल में अर्थ क्या है। और फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा कि पर कूलाम पर आवेश पर मान लो F बल लग रहा, अब F फोर्स लग रहा, इसी को तो हम तीव्रता कह रहे हैं और इसको E कह रहे हैं। तो E बराबर F 1 कूलाम पर, 1 कूलाम नहीं, अगर Q0 ले लें तो Q0 तो F/Q0। तो इसका मतलब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वास्तव में अर्थ समझे, परीक्षण आवेश का मतलब समझे। अब हम मात्रक और विमा की बात कर लेते हैं, इसके वेक्टर फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले के सदिश रूप की बात करते हैं कि इसका सदिश रूप क्या है। तो E बराबर F/Q0 होता है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो E एक सदिश राशि है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें एक दिशा होती है, वो दिशा के बारे में अभी हम जानेंगे। तो इसका सदिश रूप होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर Q0, क्योंकि ये सदिश है और बल पहले से ही सदिश होता है, आवेश एक अदिश है। तो यहाँ से सदिश रूप के बारे में जाना, E वेक्टर बराबर F वेक्टर Q0। और एक और बात यहाँ पर समझें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस पर निर्भर कर रही है, बल की दिशा पर। अब यहाँ ये बात जाने कि मैं 2 तरीके से इसकी दिशा को समझाऊंगा। अभी एक बल की तरीके से समझाता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इन पर दोनों पर सेम चार्ज है, तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा मतलब बल की दिशा जो है वो किधर की ओर है, इधर की ओर। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा दूर की ओर ही होगी, इधर की ओर होगी। तो कहने का अर्थ यह है, बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है। कई न्यूमेरिकलों में कई जगह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि अगर इस पर अभी पॉजिटिव है तो हमने दिशा समझा, अगर इस पर नेगेटिव है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव ही चार्ज है, तो आप देखेंगे बल की दिशा किधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर। चूंकि अब ये आकर्षित करेगा, अब इसे प्रतिकर्षित नहीं आकर, तो बल की दिशा इधर है, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर ही हो जाएगी। तो आपने ये समझा कि सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा पर निर्भर करता हो, यहाँ से भी वही दिख रहा। दूसरी बात मैंने बताया, 2 तरीके से मैं समझाऊंगा। दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बल रेखा निकलेंगी, और मैंने आपको बताया था बल रेखा की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाता है। तो इससे बल रेखा दूर की ओर होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी दूर की ओर होगी। और अगर मैंने -Q आवेश ले लिया तो बल रेखा प्रवेश करेंगी, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर की ओर होगी, पास की ओर होगी। तो ये पहला ही पॉइंट है जो हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं। अभी यहाँ बल के आधार पर भी हमने समझा। अब इसके मात्रक के बारे में जान लेते हैं। तो मात्रक फॉर्मूले से बनता है E बराबर F/Q0। सरल तरीके से समझे, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। विमा जानना चाहें तो विमा भी हमें पता कि बल की विमा mL/T⁻², कूलाम की AT। तो यहाँ A की घात प्लस है, ऊपर जाके माइनस की, यहाँ T की घात प्लस है, ऊपर जाके माइनस की, तो -3, तो mL/T⁻³ A इनवर्स। तो इसी तरीके से हम सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे बढ़िया तरीके से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल मुलाकात आपसे फिर होगी।